हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम क्या देखने वाले, चैप्टर नंबर 3 आपके क्लास 10th साइंस की उसकी कंप्लीट जो है प्रश्न उत्तर आपको कराने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखना। पार्ट का नाम क्या है? ऊष्मा और ताप। तो ऊष्मा और ताप को बारी बारी से देखते समझते हुए चलते हैं। देखो इसमें टोटल जो है इस चैप्टर से, इस पार्ट से 7 मार्क्स की मतलब 7 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें एक एक नंबर वाला 2 प्रश्न या 2 नंबर वाला 1 प्रश्न और 3 नंबर वाला 1 प्रश्न। तो ये पूरी चीजें आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराने वाला हूँ। पूरे पार्ट का आपका प्रश्न उत्तर कराने वाला हूँ शुरू में। अगर आपको पूरे पार्ट को समझना है पार्ट के हिसाब से, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, मतलब चैप्टर्स को पूरा समझा दिया हूँ। फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, तो वाली वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 अंक के लिए पहले देख रहे हैं, 1 अंक वाला प्रश्न बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा एक साथ सभी चैप्टर्स का। देखो प्रश्न पहला बोल रहा है ऊष्मा क्या है। आपको बताना है कि भाई ये ऊष्मा होती क्या है। 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो लिखेंगे ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा ही है जो क्या करती, जिससे क्या पता चलता है, जिससे ये पता चलती है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, उसका पता चलता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है जिससे पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है। इस तरीके से आप लोग इसकी आंसर लिख के आएंगे। फिर ऊष्मा का मात्रक पूछ रहे हैं, तो ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी और उसका ऐसा ही मात्रक होती है जूल। 1 कैलोरी बराबर उसमें क्या होता है? 4.18 जूल होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये विशिष्ट ऊष्मा बोल रहे हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? तो ये बता दूं, किसी भी पदार्थ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कितना? कोई सा भी पदार्थ है, उस पदार्थ के तापमान को हम लोग क्या करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितना भी ऊष्मा लगेगा, ऊष्मा से ही तो ताप बढ़ता है ना, तो किसी भी पदार्थ की मतलब तापमान को, कोई सा भी पदार्थ हो सकता है वो आपकी, ठीक है, उस पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी ऊष्मा लगेगा वहां पर उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न चौथा, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है, क्यों? पूछ रहे हैं। तो इसकी आंसर बहुत ईजी भाई। जब हम एक गुब्बारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुग्गा बोलते हैं, ठीक है, बलून बोलते हैं उसको। आप फुग्गा बोलते होंगे, बलून बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे, ठीक है। तो उसको जब आग के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होने लग जाता है? उसमें ऊष्मी प्रसार होने लग जाता है, क्योंकि ऊष्मी प्रसार होगा। अब ऊष्मी प्रसार होता है जिससे उसके अंदर क्या हो जाता है? उसका प्रसार अत्यधिक होता है, जिससे वो क्या हो जाता है? फट जाता है। देखो हम आग के पास ले जाते हैं तो वो उसके अंदर उपस्थित ऊष्मा जो है, हवा जो है, वो गर्म होती है। गर्म होने से ऊष्मी प्रसार होते, ऊष्मी प्रसार होने से वो क्या हो जाती है? फट जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। क्लियर है? फिर आगे देख लेते हैं, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। अब ये गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखो इसको लिख के आएंगे, भौतिक अवस्था में किसी भी वस्तु की, स्टार्टिंग में लिखेंगे किसी भी वस्तु के भौतिक अवस्था में, मतलब मान के चलो कोई ठोस हो सकता है, कोई द्रव हो सकता है, या कोई गैस हो सकता है ना। तो ठोस को द्रव बनाने के लिए, मतलब मान लीजिए लोहा ठोस है, तो ठोस लोहा को पिघलाने के लिए जितने भी ऊष्मा लगता है ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर? किसी भी वस्तु के भौतिक अवस्था में, मान के चलो पानी है, 1 बाल्टी पानी, इस पानी को मुझे वाष्प में बदलना है, तो वाष्प में बदलने के लिए गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु, मतलब भाप द्रव है, द्रव से गैस बना रहे हैं, तो उसको ऊष्मा में बदलने, मतलब उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसी जितना ऊष्मा लगेगा उसे ही हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। सिंपल से याद रखेंगे, किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पर बर्फ की गुप्त ऊष्मा बोला गया है, यहाँ पर 3.33 डिग्री होता है और 150 जूल प्रति किलोग्राम, और इसका इस तरीका से होता है भाप की, तो उसको कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न, एक प्रश्न जो पूछे जा सकते, किलो कैलोरी की परिभाषा लिखिएगा। किलो कैलोरी भोजन की ऊर्जा को मापने की इकाई है, ठीक है। किलो कैलोरी क्या है? किलो कैलोरी जो है भोजन से, हम जो खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलते है उसको नापने की इकाई। इस परिभाषा बात करें तो 1 किलोग्राम पानी के तापमान को, 1 किलोग्राम पानी के तापमान को, एक वायुमंडल के दबाव पर 1 किलोग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है,
1 किलोग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को दो। ठीक है, जितनी मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या 1000 ग्राम कैलोरी के बराबर होती है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन जितना भी मैं करा रहा हूं किसी ना किसी ईयर में आ रखे हैं या नहीं आए हैं, तो इस बार आने के चांसेस उसके है। ठीक है, उष्मारोधी पदार्थ पूछा जा रहा है। तो उष्मारोधी नाम से स्पष्ट, उष्मारोधी मतलब उष्मा उसमें नहीं जाएगा। तो जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, मतलब जिन पदार्थों से उष्मा क्या नहीं होती, गति नहीं करती, जिसमें उष्मा नहीं जाती है, उसे ही उष्मा का उष्मारोधी पदार्थ है, उष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है, प्रमुख उष्मारोधी पदार्थ कौन कौन से? तंतु का कांच है ना, कांच बोल सकते हैं, खनिज ऊर्ण मतलब मिनरल पूल, इस तरीके से सेलुलोज, इस तरीके से हो जाएगा। उष्मी चालक, अब उष्मी चालक जिन पदार्थों से उष्मा आसानी से प्रवाहित होती, मतलब जिन पदार्थों में उष्मा आसानी से चल सकती है, उसे उष्मा का उष्मी चालक कहते हैं। इस तरीके से करेंगे। उष्मी कुचालक, फिर से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, तो उष्मी कुचालक को वैसे लिख सकते हैं कि जिन पदार्थों से उष्मा की मतलब नहीं चलती है, उष्मा नहीं गति करती, उसे उष्मी चालक कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग बता के आओगे। फिर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो पूरी चीज़ों की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसको हर किसी को बलदने वाला, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो आप उतनी अच्छे से समझ नहीं पाओगे जितना समझना चाहिए। तो मैं बोर्ड में इसको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वीडियो बना के रखा हूँ, तो उसका लिंक डालूंगा, यहाँ से आप लोग इसको देख पाओगे। तो ये करना ही है। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर में यही सब प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। हर किसी को इसमें से करके आप लोग देख लेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन से जितना को आपको करना होगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखो, परिभाषा। यही प्रश्न 2 अंक में भी पूछे जा सकते हैं, 3 अंक में भी। ठीक है, मात्रक भी लिखना है, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, विद्युत शक्ति, संचरण, ये सब चीजें पूरे को देखो। ठीक है, इतना ही जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। उष्माधारिता, किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसे उष्माधारिता कहते हैं। ठीक, मतलब संपूर्ण द्रव्यमान, यहाँ पर संपूर्ण लिखना आई थिंक भूल रखे हैं। ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान का तापमान मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना लगता है उसको। फिर विशिष्ट उष्मा, तो किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का तापमान, मतलब किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का, उसमें संपूर्ण द्रव्यमान था, तो वही चीज़ें बस याद रखना। गुप्त उष्मा मतलब ये तो बता रखा हूँ ऑलरेडी कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उस पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, विद्युत शक्ति, तो ये नया क्वेश्चन है, इसको हम करके देखते हैं। किसी पदार्थ के स्रोत की आपूर्ति करने या किसी विद्युत उपकरण की एक विशिष्ट समय अवधि में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता को, मतलब किसी उपकरण के द्वारा उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। अब संचरण भी, ये भी अलग क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। देखो, संचरण किसे कहते हैं? जब उष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मतलब उसे ही संचरण कहते हैं। उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है, तो वो क्या होती है बच्चों? उष्मा की संचरण होती है। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा है, चालक के द्वारा उष्मा पदार्थ एक स्थान से, देखो यहाँ लिखा है ना, एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे उष्मा का संचरण कहते हैं। उष्मा का संचरण 2-3 विधि से होती है, एक तो संवहन, विकिरण, और एक होती है चालन। तो चालन को नहीं लिखा गया है, तो चालन भी होती है एक। ठीक है, चालन याद रखेंगे। चालन में क्या होती है? जब उष्मा का संचरण, मैं बता रहा हूं, इसको लिख लेंगे, जब उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के द्वारा होती है। ठीक है, जब उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के द्वारा होती है तब उसे उष्मा का संचरण कहते हैं। और उसी तरीके से जब उष्मा का संचरण तरल पदार्थों में, देखो द्रव पदार्थों में होती है तो उसे संवहन कहते हैं। और जब उष्मा का संचरण प्रकाश के द्वारा होती है तो, या बिना किसी माध्यम की होती है, तो उसे विकिरण कहते हैं। ये इतना चीजें आपको याद रखना होगा। फिर ये रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इतना कर लो तो फिर आपकी चैप्टर जो है खत्म। रेखीय प्रसार गुणांक में वही किसी वस्तु की इकाई लंबाई के तापमान में जब कितना करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं, तब उष्मा का प्रसार होता है, उसे रेखीय प्रसार। और इकाई क्षेत्रफल में जब किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, मान चलो ये कोई वस्तु है, तो इस यहाँ पूरे का तापमान, इतने का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो प्रसार होता है उसे क्षेत्रीय प्रसार। और कोई लंबा सा ऐसा रॉड है, एक लंबा सा रॉड है, उस लंबा से
कि तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूंगा पूरे जगह का तापमान, तब इसमें ऊष्मा का कुछ ना कुछ तो प्रसार होगा। तो उस प्रसार को रेखी, जब रेखा में होता है तो रेखी, और क्षेत्र में होता है तो क्षेत्रीय कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आयतन प्रसार गुणांक, तो आयतन, तो जब कोई वस्तु है तो कोई वस्तु है तो इसके कंप्लीट आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो प्रसार होता है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसको करके देख लेंगे, पूछे तो नहीं गया बट पूछे जा सकते। जल की विशिष्ट महत्तम ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखे, तो इसको करना है तो 3 उपयोग जो है यहाँ पर स्क्रीन पर है, इन तीनों उपयोग को आप लोगों को लिखना होगा। देखिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला, ये तो करा दूंगा मैं, इसका क्वेश्चंस बोर्ड में कराऊंगा। ठीक है, लिंक दिया हुआ है तो वहां से जा करके देख सकते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर से करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।